जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 10th का बायो का पहला चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? देखिए, जैव परिक्रम। चैप्टर का नाम क्या है? जैव परिक्रम। सबसे पहले जैव परिक्रम में पहला क्या है? सजीव। सजीव किसे कहते हैं? तो हम लोग अपने आसपास देखते होंगे दो तरह के वस्तुएं हैं, जो एक सजीव है और एक निर्जीव है। सजीव उसे कहते हैं जो सांस लेता है, वृद्धि करता है, विकास करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, उसे ही हम सजीव बोलते हैं। और निर्जीव जो सांस नहीं लेता हो, जो वृद्धि नहीं करता हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान न जाता हो, उसे हम निर्जीव बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए सजीव के बारे में लिखा हुआ है। सजीव मतलब सजीव किसे कहते हैं? जिनमें विभिन्न जैविक क्रियाएं, क्या बोल रहा है? जिनमें विभिन्न जैविक क्रियाएं जैसे पोषण, उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि, जनन आदि क्रियाएं होती है, वे क्या कहलाता है? सजीव कहलाता है। तो देखिए जैविक क्रियाएं के बारे में बोल रहा है, मतलब उसका जो भी क्रियाकलाप है वो सब के लिए, जैसे पोषण आवश्यक है, उपापचय का क्रिया होना जरूरी है, श्वसन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि, उसके बाद जनन आदि क्रियाएं होती है, उसे तो हम क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं। और सजीव जैसे में सजीव के बारे में बोलेगा तो जैसे में आप बोल सकते हैं, जैसे में मनुष्य, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, जितना भी जानवर है सब इस तरह से हम बोल सकते हैं सजीव। अब देखिए सजीव के मुख्य लक्षण, मतलब उसका क्या है? विशेषता बोलिए। सजीव के मुख्य लक्षण क्या क्या है? सबसे पहले कोशिकीय संरचना। क्या है? कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना में क्या है? सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। जितना भी जीव जंतु होता है सबका शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। बहुत सारे कोशिका मिलके क्या बनाता है? उत्तक। बहुत सारे उत्तक मिलके क्या बनाता है? अंग। और बहुत सारे अंग मिलके अंग तंत्र, और फिर बहुत सारे अंग तंत्र मिलके एक जीव का निर्माण होता है। तो वही बोल रहा है इसमें। उसके बाद श्वसन, जीवित रहने के लिए ऊर्जा हेतु सांस लेना। मतलब सजीव को जीवित रहने के लिए किस चीज की जरूरी है? तो ऊर्जा हेतु, मतलब ऊर्जा जरूरत के लिए सांस लेना अनिवार्य है। उसके बाद पोषण, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करना। अब सजीव है तो उसको भोजन चाहिए, तो भोजन ग्रहण करना हो गया। उसके बाद वृद्धि और विकास, समय के साथ साथ और परिपक्वता में वृद्धि होना। सजीव में क्या है? समय के साथ साथ उसको वृद्धि होता है, विकास होता है। उसके बाद क्या है? निर्जीव। अब निर्जीव वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है, जिसमें जीवन नहीं होता है, जो सांस नहीं लेता हो, जो वृद्धि नहीं करता हो, ये सब जिसमें नहीं होता है वो क्या कहलाता है? निर्जीव कहलाता है। अब निर्जीव का भी क्या है? विशेषता है, लक्षण है। तो देखिए निर्जीव का विशेषता। अब देखिए क्या है? निर्जीव वस्तुओं की विशेषताएं, मतलब जो निर्जीव वस्तु है उसकी क्या विशेषता है? सबसे पहले देखिए, सांस नहीं लेना। निर्जीव है तो वो सांस नहीं लेगा।
वृद्धि न होना, निर्जीव में वृद्धि नहीं होता है। भोजन की आवश्यकता नहीं, उसमें निर्जीव वस्तु को भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ता है। प्रजनन में असमर्थ, वह प्रजनन करने में क्या है, असमर्थ है, वह प्रजनन नहीं कर सकता है। गतिहीन, गति परिवर्तन मतलब एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है। कोशिका का अभाव, उसमें कोशिका का अभाव रहता है। निश्चित जीवन काल नहीं, उसका कोई निश्चित जीवन काल नहीं है। जैसे ये मारकर एक निर्जीव है, इसका कोई निश्चित जीवन काल नहीं, इसको हम तोड़ देंगे तो ये टूट जाएगा, नहीं तोड़ेंगे तो ये नहीं टूटेगा, जब तक रखेंगे वो तब तक रहेगा। तो वही है। इसके बाद देखिए क्या है, विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है। जितने भी विषाणु है सबके अंदर क्या नहीं होता है, तो आणविक गति नहीं होता है। उसके बाद न्यूक्लियो प्रोटीन अणुओं के साथ अन्य तत्वों के अणुओं विशेष रूप में संयोजित होकर जीव द्रव का निर्माण। बोल रहा है न्यूक्लियो प्रोटीन जो है, न्यूक्लियो प्रोटीन अणुओं के साथ साथ अन्य तत्वों से संयोज करके किसका निर्माण करता है, तो जीव द्रव का निर्माण करता है। जीव द्रव में सजीव के सारे गुण विद्यमान रहता है। जीव द्रव जो रहता है, जीव द्रव उसमें सजीव के सारे गुण क्या रहता है, विद्यमान रहता है। जीव द्रव में उपस्थित अणुओं की विशेष व्यवस्था एवं गति। बोल रहा है जो जीव द्रव है उसमें अणुओं की एक विशेष व्यवस्था रहता है, व्यवस्था। उसके बाद गति को आणविक गति कहते हैं। मतलब जीव द्रव में जो अणु का जो गति रहता है उस गति को ही, क्रिया को क्या बोलते हैं, आणविक गति बोलते हैं। जो निर्जीव में अभाव रहता है। स्वाभाविक सी बात है, सजीव है तो उसमें सब प्रकार का गति होगा, लेकिन निर्जीव है तो उसमें कोई भी गति नहीं होगा। उसके बाद जीव द्रव है। जीव द्रव, अब जीव द्रव कैसे बना, किस में होता है, तो आप लोग को अब पता लग गया होगा। जीव द्रव सजीव में होता है। अब बना कैसे देखिए। पहले जीव द्रव के बारे में, सजीव कोशिका के भीतर पाए जाने वाला एक रंगहीन है। क्या है ये, रंगहीन होता है। उसके बाद पारदर्शी होता है। उसके बाद चिपचिपा होता है और अर्ध तरल जीवित पदार्थ है। बोल रहा है जो जीव द्रव है वह सजीव के भीतर एक क्या है, पारदर्शी है। उसके बाद चिपचिपापन है, उसमें रंगहीन होता है और अर्ध तरल जीवित पदार्थ है। तो ये सजीव होता है। इसमें सजीव के जितना भी गुण रहता है सब इसमें विद्यमान रहता है। इसे ही हम जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। इसे ही हम क्या बोल सकते हैं, जीवन का भौतिक आधार। उसके बाद संरचना, इसका बनावट, जीव द्रव का बनावट कैसे हुआ है। तो देखिए सबसे पहले यह मुख्य रूप से किससे बना है, जल से। जीव द्रव में जल कितना प्रतिशत होता है, तो 80%। उसके बाद कार्बनिक मतलब प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और ठोस का एक मिश्रण होता है। मतलब जीव द्रव जो है ना उसमें बहुत सारे, सबसे पहले जल 80% के लगभग होता है। उसके बाद कार्बनिक पदार्थ जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कुछ ठोस का मिश्रण से ये बना होता है। तो इतना समझ गए आप लोग, निर्जीव, सजीव, जीव द्रव, न्यूक्लियो प्रोटीन सब क्या होता है। अब देखिए इससे आगे का देखिए, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम किसे बोलते हैं, देखिए जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं या जैव प्रक्रम कहलाता है। हमने क्या बोला, वही हमने बोला वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। तो ये भी वही है एक तरह का, वे सारी क्रियाएं
जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है। तो किसका अनुरक्षण करेगा? तो जीव का। तो उसे वह जैव प्रक्रम कहलाता है। उसके बाद जैव प्रक्रम के मुख्य प्रकार। जैव प्रक्रम के प्रकार देखिए कौन कौन से प्रकार है उसका। सबसे पहला है पोषण। पोषण में क्या होता है? भोजन ग्रहण करना और मुक्त करना, मतलब शरीर में वृद्धि और विकास होगा, उसके लिए खाद्य पदार्थ भोजन जरूरी है शरीर के लिए। तो जो भी हम भोजन करते हैं वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के रूप में सब क्या है? एक प्रकार का मिश्रण का पोषण बोलते हैं हम उसे। तो भोजन ग्रहण करना, पोषण में क्या आता है? भोजन ग्रहण करना और मुक्त करना। उसके बाद श्वसन। श्वसन में क्या होता है? कोशिकाओं में भोजन से ऊर्जा मुक्त करना। श्वसन के द्वारा हम क्या करते हैं? बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर कोश जितना भी है कोशिका तक हम पहुंचाते हैं और फिर उसे फेफड़ा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हम छोड़ते हैं। तो देखिए कोशिकाओं में भोजन मतलब सांस जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा? जितना भी कोशिका है शरीर में सबके पास ये क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ऊर्जा का मुक्त करना और साथ में क्या करेगा? वो ऊर्जा का मुक्त करेगा। उसके बाद है परिवहन या वहन। पोषक तत्व और ऑक्सीजन का शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। परिवहन का क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। उसके बाद है उत्सर्जन, शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। अब पोषण में जो हम खाद्य पदार्थ ग्रहण किए हैं उसमें कुछ क्या होगा? कुछ हमारे कोशिकीय ईंधन के रूप में काम करेगा और जो अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है, अपशिष्ट पदार्थ बनता है, उसे हम लोग क्या करते हैं? एक विशेष अंग के द्वारा, अंग तंत्र के द्वारा वह शरीर के बाहर निकल जाता है। तो उसे हम उत्सर्जन के रूप में बोलते हैं। उत्सर्जन शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलना। उसके बाद इसका महत्व, जैव प्रक्रम का महत्व क्या होता है? तो जैव प्रक्रम का महत्व क्या होता है? देखिए जैव प्रक्रम के बिना किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं है। अब जैव प्रक्रम के बिना किसी भी जीव का क्या है? संभव नहीं है, क्योंकि जब तक जैव प्रक्रम के द्वारा अनुरक्षण नहीं होगा, जीवों में सम्मिलित रूप से अनुरक्षण प्रदान नहीं करेगा तो जीव का जीवन संभव नहीं है, क्योंकि ये शरीर को ऊर्जा और मरम्मत के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। क्योंकि जैव प्रक्रम में क्या होता है? उसका परिभाषा है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मतलब जीव का जितना भी क्रियाकलाप होता है सब किस में के द्वारा संपन्न होता है? जैव प्रक्रम के द्वारा। जब तक जैव प्रक्रम नहीं होगा तो जीवन का संभव कैसे होगा उसमें? उसके बाद देखिए क्या है? श्वसन। देखिए शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। मतलब श्वसन उसे बोलते हैं जो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर और कोश की आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोत को विघटन करना क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। अब श्वसन में देखिए ये क्या है? ध्यान से देखिए ये क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज और इसको ऑक्सीजन। ये जो हम खाद्य पदार्थ जो भोजन के रूप में ग्रहण किए थे वो किस में टूट फूट के करके क्या बन गया? ग्लूकोज। और बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन, दोनों मिलके क्या क्या बना? तो देखिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर के एक अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर के बाहर निकल जाए। उसके बाद जल, उसके बाद ऊर्जा। देखिए 3 चीज वाला, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो जब हम श्वसन करते हैं तो उसमें 3 चीज बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। सबसे पहले ग्रहण करते हैं क्या?
तो हम जितना भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं वो टूट फूट कर क्या बनता है, ग्लूकोज के रूप में विघटन होता है। उसके बाद बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, दोनों में एक क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो किस में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में बदल जाता है। अब देखिए आगे, देखिए इतना समझ में आ गया। तो देखिए आ गया क्या है, एक कोश के जीव। एक कोश के जीव सबसे पहले ये बाहरी वातावरण के संपर्क में डायरेक्ट रहता है। इसमें उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। जबकि बहुकोशिकीय जीव बाहरी वातावरण के संपर्क में डायरेक्ट नहीं रहता है, और इसके लिए इसमें जो है उत्सर्जन के लिए एक विशेष अंग होता है। उसके बाद है परिवहन तंत्र। देखिए परिवहन तंत्र क्या होता है, इसके द्वारा खाद्य सामग्री एवं गैस शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में स्थानांतरित होता है। परिवहन का मतलब क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान किसी माध्यम के द्वारा जाना। तो इसमें भी यही है, तंत्र है तो परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, तंत्र मतलब कोई इसमें भाग लिया होगा जो इन सभी प्रक्रिया को ले जाने में ले आने में कार्य करता होगा। तो इसके द्वारा खाद्य पदार्थ और गैस को एक हिस्से से दूसरे हिस्से ले जाना और ले आना। उसके बाद उत्सर्जन, शरीर से खराब या विषैले पदार्थ के बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन बोलते हैं। देखिए उत्सर्जन, शरीर में जितना भी खराब है अवशिष्ट पदार्थ है या विषैले है, वो शरीर के बाहर किसी भी माध्यम से क्या करता है, निकालता है, उसे ही हम उत्सर्जन बोलते हैं। जैसे इसमें लिखा है, देखिए शरीर से खराब या विषैले पदार्थों के बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, और इस प्रक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे हम उत्सर्जन अंग बोलते हैं। उत्सर्जन होने में जो भी भाग लेगा उसे हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन अंग। और इस पूरा प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। ये जितना भी प्रक्रिया हुआ होगा उस उत्सर्जन में, उन सब प्रक्रिया को उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। उसके बाद देखिए उत्सर्जन के मुख्य बिंदु, मतलब उत्सर्जन में कौन कौन से है शरीर का अंग जो इसका जिम्मेदार है, जो इसमें भाग लेता है। देखिए मानव में उत्सर्जन वृक्क ये हो गया। उसके बाद जिसे गुर्दा बोलते हैं हम लोग, वृक्क जो खून को, ब्लड को क्या करता है, छानता है। त्वचा ये भी है, पसीना के रूप में इससे अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। फेफड़ा जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हम निकलते हैं। यकृत, ये सब क्या है, उत्सर्जी अंग है शरीर का। उसके बाद देखिए पौधों में उत्सर्जन, पौधा क्या करता है, पतिया के द्वारा अपना उत्सर्जी पदार्थ छोड़ते हैं, पतिया को गिरा के। उसके बाद छालों के माध्यम से रेजिन या गोंद के रूप में उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को, तो यही था। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।